हेलो नमस्कार, मैं विजय आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर। जैसे कि आपको पता है कि हम कर रहे हैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़, और उस सीरीज़ का ये हमारा आई थिंक 6th या 7th लेक्चर या 8th लेक्चर हो सकता है, मुझे इतना आइडिया नहीं है। लेकिन ये जो सीरीज़ है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं जो कि इस सवाल में फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं हमारे क्वेश्चंस, हमारे एग्जाम्स में आ रहे हैं, चाहे वो CGL, CHSL, CPO या फिर CDS हो या और भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उनमें ये फ्रीक्वेंटली सवाल पूछे जा रहे हैं। इन सवालों को करने का अप्रोच आपको मैं बताता हूँ जो बहुत ही लाजवाब है, और कम समय में आप इन सवालों को कैसे कर सकते हैं। तो आइए इस सवाल को आप पहले वीडियो को पॉज कीजिए, पहले सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और नहीं बनता है तो फिर आप वीडियो को देखिए। जैसे कि ये सवाल में प्रश्न है कि एक बंदा है जो काम करता है, कुछ इस प्रकार काम करता है। जैसे कि ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, या 10 दिन आप लिख लीजिए, सॉरी अगर आपका आंसर नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं। तो अगर एक बंदा काम करता है, उसकी दक्षता जो एफिशिएंसी है वो अगर हर दिन मान लो 100 काम कर रहा है और हर दिन 19% कम हो रही है, तो कितनी हो जाएगी ये 81, और ऐसे ही करके चलता रहेगा। ये काम वो 10 दिन में कर लेता है इस स्पीड से। लेकिन सवाल में क्या बोला है, सवाल में बोला है कि इस 100 की जगह, ये मान लो ये फर्स्ट केस है, ठीक है। अब उन्होंने बोला है कि 100 की जगह जो फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे ऐसे चलता रहेगा, और ये फर्स्ट केस है, ओके। अब उन्होंने बोला है कि 100 की जगह मान लो उसकी जो काम है वो 90% बढ़ जाता है, और उसकी जो एफिशिएंसी है वो हर दिन 10% कम होती है। मान लो अगर वो 100 काम कर रहा है तो उसके अगले दिन कितना 90 करेगा, उसके अगले दिन कितना करेगा 81, उसके अगले दिन कितना करेगा वो 72.9। ये चीज़ क्लियर है। ये सेकंड केस है, और हमसे पूछा है कि x की वैल्यू बताओ। तो आप एक बात बताइए, आप यहाँ से एक बात बताइए, पहले जो काम 100 था, अब वो काम, ये जो काम है पहले 100 था, और अभी वो काम कितना हो गया है? अभी वो काम आप देखेंगे तो अभी वो काम 190 हो गया है। ये दोनों प्लस, मान लो वो एक दिन में, पहले 10 दिन में कर रहा था, पूरा काम जो है वो 10 दिन में हो रहा था, और आप देखिए अगर ये 90 हो गया है 100, और ये 190 कितने में कर रहा है, वो 2 दिन में करेगा, 2 दिन में करेगा। इसी प्रकार आप 81 का देखोगे, इसके इधर जो भी आएगा इन दोनों को मिला के वो ये 2 दिन में काम कर रहा है, जो काम एक दिन में हो रहा था वो 2 दिन में करेगा मिलके। तो आप सीधा सीधा यहाँ से लॉजिक लगा सकते हो कि अगर ये 10 है और काम वही है, जो पहले 100 था वो 190 बन गया, और अगर वो 2 दिन में कर रहा है, पहले 81 था वो अब 81 प्लस 72.9 बन गया, ये भी 2 दिन में करेगा। तो मतलब आप एक पैटर्न पाओगे। क्या पैटर्न मिलेगा आपको कि जो टाइम, जो समय लग रहा था उसका, जैसे ये 100 था वो एक दिन में ख़त्म कर रहा था, ये 81 था ये एक दिन में कर रहा था, लेकिन इधर क्या है, ये 100 की जगह 190 बन गया, क्योंकि 90% उसका बढ़ गया था। तो ये अगर 2 दिन में कर रहा है, ये भी 2 दिन में कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है जो ये x होगा वो कितना हो जाएगा 2 × 10, और हमारे पास आंसर आ जाएगा इसी का। यही हमारा ट्रिक था। आप इस ट्रिक को समझने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि लॉजिक क्या लगा है। लॉजिक ये है कि अगर पहले काम 100 था और उसकी 19% कम हो रही तो 81 बच रहा था, और वो टोटल काम 10 दिन में कर पा रहा था, इस स्पीड से कहो या फिर आप इस एफिशिएंसी से कहो। लेकिन अभी क्या किया है उनने, एफिशिएंसी पहले 19 कम हो रही थी, अब 10 कम हो रही है। मान लो अगर वो 100 काम दे रहा था उसको x दिन में, तो वो एक तो पहले दिन 100 करेगा, दूसरे दिन 90 करेगा, तीसरे दिन 81 करेगा। लेकिन आप अगर ऊपर से कंपेयर करो, मान लो इसको उनने 190 बना दिया, तो ये तो एक दिन में होना था, ये काम पूरा एक दिन में होना था, लेकिन हो कितने दिन में रहा है, 2 दिन में, इसलिए मल्टीप्लाई हमने 2 से किया। ये बात क्लियर हुई आपको? तो इस प्रकार के सवाल आ रहे हैं हमारे पेपर में, तो आप ये सवाल करिए, आप अपना तरीका लगा सकते हैं, लेकिन ये बेस्ट तरीका है मेरे हिसाब से। बाकी आपको अगर अच्छा लगा ये तरीका तो आप इसको अडॉप्ट कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, ये सवाल आप अपने तरीके से लगा सकते हैं। मेरा जो ध्येय है वो ये है कि आपके पास अच्छे से अच्छे सवाल पहुँचें, आप किस प्रकार उनको कम समय उपयोग करके आप सवालों को पेपर में कर सकते हैं और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो देखिए आज का हमारा अगला सवाल कुछ इस प्रकार है कि एक ABCD है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इन विच AB BC CD ये दिया गया है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x पूछिए। पहले तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और सवाल को करने की कोशिश कीजिए। अगर आपसे सवाल नहीं बनता है तो आप वीडियो को देखिए। चलिए, एक ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आपको समझ में आई क्या मतलब हुआ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का? कि मतलब एक कोई सर्कल होगा, उसके अंदर कोई एक क्वाड्रिलेटरल होगा। मान लेते हैं हम कुछ इस प्रकार मान लेते हैं A, जैसे ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों भुजाएं साइकिल एक सर्कल के अंदर होती हैं। मान लो इसको हम A
बी सी डी मान लेते हैं, है ना। ये दिया है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इन विच ए बी दिया गया है हमारे पास 13, ए बी 13 एंड बी सी इज x एंड सी डी इक्वल टू 19.5 एंड ए डी इज 12 और हमसे बोला है ए सी बाइसेक्ट्स बी डी। मान लो ये हमारा बी डी है, ये बी डी है और ये हमारे पास, मैं इस कलर चेंज करता हूँ तब आपको सही समझ में आएगा। मान लो ये हमारे पास ए सी है, ये दूसरा डायगोनल है। अब आपको क्या करना है, आपको रिकॉल हो रहा होगा कि हमने एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में प्रॉपर्टी पढ़ी है। क्या प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर डायगोनल, एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को बाइसेक्ट्स करता है, अगर बाइसेक्ट्स करता है तो उसके लिए क्या होता है कि जो डायगोनल बाइसेक्ट्स कर रहा है, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जो डायगोनल बाइसेक्ट्स कर रहा है उसकी एक तरफ का मान, ये वाला मान, अगर इनको मल्टीप्लाई कर दें तो ये इक्वल होगा इस वाले मान के। ये बात क्लियर है आपको। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी, जैसे अगर हम इसमें देखें तो ये क्या हो जाएगा, ए बी मल्टीप्लाई बी सी इक्वल टू 12 इंटू 19.5 ऐसा, और ए बी की वैल्यू कितनी दी गई थी यहाँ, सॉरी इसको थोड़ा उसी फॉर्म में लिख देते हैं, आप कहेंगे कि आधी वैल्यू आधी वो, तो अगर हम उस फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा बी सी और ये हो जाएगा ए डी मल्टीप्लाई बाई सी डी। अगर इनकी हम वैल्यू पुट करते हैं तो ए बी की वैल्यू 13 है, बी सी की हमसे x है, पूछी गई है x, और ए डी है हमारे पास 12 और ये 19.5। अगर आप 13 से इसका कट करते हैं इसको तो क्या हो जाएगा, ये 13 वन ज़ा 13, 6 बच जाएगा, 13 5 ज़ा 65 और ये 0.1, तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 इंटू 1.5 आई थिंक 18 सेंटीमीटर इज द आंसर। तो आपको इस चीज़ में ये आपको ये प्रॉपर्टी याद रखनी है। मेरा जो मेन मकसद था इस सवाल को लेने का वो ये था कि आपको ये जो प्रॉपर्टी है वो आपको याद रखनी है कि अगर बाइसेक्ट्स वाला जो सवाल आ जाता है हमारा जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, तो ये जो डायगोनल, जैसे इसमें ए सी बाइसेक्ट्स कर रहा है, तो जो डायगोनल बाइसेक्ट्स करता है इस तरफ का जो ये पोर्शन है, तो ये दोनों साइड मल्टीप्लाई होंगी और ये किसके बराबर होंगी, इस साइड की मल्टीप्लाई, है ना, इस साइड जो साइड्स हैं उसके। तो आप इसमें आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए इसी सीरीज़ में हमारा अगला सवाल, जिसमें बहुत सारा मैं आपको सिखाने वाला हूँ, बहुत सारा चीज़ें जो आपको याद रखनी है। ये देखिए, ये सवाल है हमारा आज का तीसरा सवाल। इसमें आप देखेंगे कि एक ट्रेपेजियम है ABCD और फाइंड द लेंथ ऑफ सेगमेंट ज्वाइनिंग मिड। इसमें मिड पॉइंट्स जो डायगोनल है और जो डायगोनल है उसके मिड पॉइंट्स को अगर हम जोड़ें तो उसकी लेंथ पूछी है। तो इसमें मैं आपको एक्चुअली 3 कंसेप्ट बताऊंगा। ये सवाल लेने का मेन मकसद है मुझे कंसेप्ट आपको बताने हैं ट्रेपेजियम में जो आपको याद रखने हैं। पहला कंसेप्ट क्या होता है कि अगर मान लो ऐसा कोई ट्रेपेजियम है, ये कोई ट्रेपेजियम है, ओके, ये मान लो ABCD। अगर इस चीज़ में अगर बात की जाए तो इस चीज़ में मिड पॉइंट मान लेते हैं, ये मिड पॉइंट मान लिए EF। तो आपको याद क्या रखना है कि अगर कोई बोले हमसे EF की वैल्यू बताओ, EF की अगर आपसे वैल्यू पूछी जाती है तो आपके पास फॉर्मूला होता है हाफ जो BC है प्लस AD। ये फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है। अब आप इस चीज़ में दूसरा क्या चीज़ याद रखेंगे, ये फर्स्ट में मेरा मेन मकसद है आपको 3 चीज़ें इसमें बताने वाला हूँ इस सवाल में, फिर आप उनसे खट से आप आंसर निकाल सकते हैं। जैसे मान लो अगर आपको ये मीडियन नहीं, ये मान लो ये मिड पॉइंट नहीं है, लेट सपोज जो EF है ये मिड पॉइंट नहीं है, और इस जो AB साइड है इसको कुछ रेशियो में m/n के रेशियो में अगर इसको डिवाइड कर रहा है और आपसे फिर पूछ लिया जाता है कि EF की वैल्यू आप बताओ, तो आप उसको कैसे बताओगे वो मैं आपको बताता हूँ। आपने वो बाइसेक्टर फॉर्मूले पढ़े हैं जो रेशियो में डिवाइड करते थे एक लाइन सेगमेंट को, आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, m/n के फॉर्म में डिवाइड करते थे, फिर उसको हम मल्टीप्लाई करके निकालते थे। तो वही यहाँ कंसेप्ट यूज़ होगा। जैसे क्या कंसेप्ट है वो, चलो यही ले लेते हैं AE। मान लो इसको आप निकालना, तो आप क्या करेंगे, इसमें आप क्या करेंगे, m जो है m का मल्टीप्लाई होगा इस वाली साइड में, इस वाली में, और n का मल्टीप्लाई होगा इसमें। तो m का अगर मल्टीप्लाई करें हम इधर तो क्या आ जाएगा, m इंटू BE प्लस n इंटू AE अपॉन m प्लस n। इससे आपको ये EF की वैल्यू पता चल जाएगी।
ये चीज़ क्लियर है। ये हमारा दूसरा पार्ट था। और जो तीसरा पोर्शन है वो क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। इन सबको मिटा देता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। तीसरी जो आपको याद रखनी है तीसरी चीज़ वो क्या है, यह आपने नोट कर लिया होगा। नोट नहीं किया तो आप वीडियो को पीछे कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी का यही फ़ायदा है, सब चीज़ आप रिवाइंड करके आसानी से चला सकते हैं। जैसे ओके फाइनली चलिए छोड़िए। हाँ, तो मान लो आपके पास ट्रेपेजियम है, कुछ इस प्रकार ट्रेपेजियम है। आपने वो 2 पॉइंट याद कर लिए होंगे, समझ लिए होंगे, जो भी है अच्छे से चीज़ों को सीखते चलिए, आपको काम आएंगी ये सारी चीज़। ABCD है और आपसे बोला कि इनका डायगोनल है कुछ इस प्रकार AC और BD। अब इनका जो मिड पॉइंट है, जो ये मिड पॉइंट है वो मान लो ये जुड़ रहा है, मान लो ये EF मान लेते हो आप, मिड पॉइंट है। तो इसकी लाइन सेगमेंट पूछ लेते हैं, लेंथ पूछ लेते हैं, और ये सवाल में यही पूछा है। इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ जो आपको याद रखना है। वो क्या है, वो ये है कि EF इक्वल टू हाफ ऑफ जो BC की साइड है माइनस AD की साइड, और आपके पास ये EF मिल जाएगा। बस इतनी सी 3 बातें थी, आपको याद रखनी थी। अब आप इस चीज़ को इस फॉर्मूले में रख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा जो भी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैं जो समझाना चाह रहा हूँ। जैसे इसमें हाफ इंटू BC की लेंथ क्या है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ BC, सॉरी इन्होंने इसको कुछ इस प्रकार लिया है। जैसे मान लो इन्होंने इस डायग्राम को ऐसे ले लिया होता, जैसे इस डायग्राम को अगर हम बनाना चाहें तो इन्होंने ये A इधर ले लिया, B इधर ले लिया और C यहाँ और D यहाँ। अब आसानी से हो जाएगा ये सवाल। CD की वैल्यू है 14.4, AB की वैल्यू है 24, EF पूछा है आपसे, तो आप क्या करोगे 24 माइनस 14.4, ये आपके पास EF की वैल्यू आ जाएगी जो भी है 1/2, 14, 10, 9.6, ये आप कट जाएगा तो 4.8 इज़ द वैल्यू। तो आपके पास आंसर आ जाएगा इसका 4.8 सेंटीमीटर। जो भी है आप निकाल लीजिए, आपको बस कंसेप्ट बताना मेरा ध्येय था। मैंने आपको बता दिया कि इस प्रकार के सवाल आपको कैसे करने हैं और आपको इन सवालों को करने का जो फ़ायदा है वो किस प्रकार होगा, वो सारी चीज़ें आपको सीखना है और समझते रहना है। जैसे कि ये हमारा सवाल है, ये बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट आपके सामने कुछ इस प्रकार है कि आपसे कहा गया है कि एक जो ट्राइंगल है उसमें एल्टीट्यूड्स हैं 2, एक का लेंथ है 8 सेंटीमीटर, एक की 9 है, और आपसे पूछा है कि इनमें से एक ऐसी चीज़ है तो थर्ड एल्टीट्यूड की वैल्यू नहीं हो सकती, जो ऑप्शन दिए हैं। तो आप इसको किस प्रकार करेंगे वो आपको देखना है, ठीक है। अगर मैं आपको करवाऊँ, इस सवाल को बताऊँ कि आपको कंसेप्ट क्या लगाना है, तो उस कंसेप्ट को आप देख सकते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं, हम क्या पढ़ते हैं कि जो हमारी एरिया होती है वो कितना होता है, हमारी एरिया होती है हमारी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ट्राइंगल का। ये ठीक है, आपको पता है ये चीज़। अगर हम बेस और हाइट में रिलेशन देखते हैं तो ये इन्वर्सली रिलेटेड हो जाएंगे, पर E अपॉन H आ जाएगा। इस टाइप का कुछ रिलेशन आएगा कि मतलब अगर H को आप बढ़ाओगे तो B छोटा हो जाएगा और B को बढ़ाओगे तो H छोटा हो जाएगा। इन्वर्स रिलेटेड रिलेशन रहता है इनमें कि अगर 3 साइड हैं, एक ट्राइंगल है, मान लो ये ट्राइंगल है ABC, तो हम क्या करते थे कि A प्लस बी हमेशा बड़ा होगा B से, नहीं C से, और ये C हमेशा बड़ा होगा A माइनस B से। ये बात क्लियर है आपको? आई होप ये बात आपको क्लियर हुई। मान लो इनके यहाँ एल्टीट्यूड डले होते कुछ इस प्रकार, ये कुछ इस प्रकार एल्टीट्यूड अगर हम डाल दें तो ये सेम रिलेशन हम इसमें लगा सकते हैं। बस अंतर कितना आएगा, अंतर ये आएगा कि हमारे यहाँ H नीचे जाना है B के फॉर्म में। मान लो इसका एल्टीट्यूड था H1, A के सामने की भुजा के साथ H1 मान लो, इसको H1 मान लो, इसको H2 मान लो, इसको H3 मान लो, 3 एल्टीट्यूड हो गए। तो मान लो हम एक एल्टीट्यूड H1 की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, अपॉन में जाएगा ये H1 ऐसे जाएगा, क्योंकि इन्वर्सली रिलेशन है इनमें। अगर ये ऊपर है तो ये नीचे आएगा, इसी प्रकार से 1/H2, और ये हमेशा किससे बड़ा होगा, ये बड़ा होगा 1/H3 से, और ये हमेशा किससे बड़ा होगा 1/H1 माइनस 1/H2। ये बात क्लियर है आपको? मैं क्या कंसेप्ट लगा रहा हूँ ये आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो अगर आप इसको फर्दर मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास क्या बच जाएगा, ये एक बात और आपको ध्यान देनी है, साइन भी तो जैसे मान लो इसको आप
ऐसे करते हो, इसमें मल्टीप्लाई करते हो, ये अपने पास बन जाएगा H1 प्लस H2 अपॉन H1 प्लस H2 है ना माइनस H3, और ये आपके पास बन जाएगा H2 माइनस H1 H2। अगर आप देखोगे, एक चीज़ देखोगे, अगर इसको आप इसको आप पलट देते हो तो साइन भी पलट जाएंगे। साइन कैसे पलट जाएंगे? जैसे मान लो इसको आप क्या कर दो कि H1 H2 अपॉन H1 प्लस H2, तो ये इससे छोटा हो जाएगा, यही तो पढ़ा है हमने H3, और ये इससे छोटा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा H1 H2 और H माइनस H3। ये चीज़ क्लियर है आपको? ये चीज़ क्लियर है? आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि हमने इसको इधर लाए और इसको पलटा तो ये साइंस उल्टे हो जाएंगे, मतलब नीचे की चीज़ ऊपर आई तो अगर नीचे रेशियो में होती हैं चीज़ें बड़ी हैं, नीचे ऊपर जाएंगी तो साइंस उल्टे हो जाएंगे। वही सेम कंडीशन है। अब इनने अपन को यहाँ दे रखा है 8 और 9 दे रखा है, तो इसको कुछ नहीं आप इसमें रख दीजिए। ये कितना हो जाएगा 72 और 9 8 17, जो हमेशा छोटा होगा किससे? x से, और ये छोटा किससे होगा? 9 8 72 बटे 1। तो आप इस चीज़ को देख लीजिए कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो इससे ज़्यादा आ रही है। इससे ज़्यादा क्या आ रही है? 2 में डिवाइड दोगे 17 का तो क्या आ जाएगा? 17 चौको 64 है ना, और 17 85, तो 4 से, हाँ। तो आप देखिए इसमें ऐसा कौन सा जो डिजिट है, ये आप इधर और पॉइंट लगाएं तो ये किधर जाएगा? फिर से 4 से चला जाएगा। तो मतलब कि ये 4.4 से नीचे नहीं होना चाहिए x की वैल्यू। 4.4 से नीचे कौन सी वैल्यू है इसमें? सिर्फ 4। तो इसका आंसर हो जाएगा कि जो थर्ड साइड है हमारे पास, लैटिट्यूड, जो तीसरा लैटिट्यूड होगा वो हमेशा 4.4 से बड़ा होगा, है ना। तो इधर 4.4 से बाकी 3 वैल्यूज हैं, ये भी 4.4 से बड़ा है, ये भी 4.4 से बड़ा है, 4 है जो वैल्यू नहीं है, तो हमारा ये आंसर हो जाए। आई होप ये जो कंसेप्ट था, मेरा मेन मकसद था आपको ये समझाना कि किस प्रकार हम जो वो साइड्स का कंसेप्ट है वो हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। चलिए आज का सवाल, हमारा नेक्स्ट सवाल है, स्क्रीन पर आप देखिए, आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी आई होप। कुछ सवाल ये समझ में नहीं आ रहे हैं तो आपको वीडियो रिवाइंड करना होगा, क्योंकि ये सवाल वही हैं जो नहीं आते लोगों को। एक्चुअली इन सवालों का जो मकसद ही ऐसा है कि ये सवाल पेपर में आते हैं बस, बट जो बच्चा पेपर दे रहा है वो जल्दी से जल्दी इस चीज़ को सॉल्व नहीं कर पाता, तो वही हम यहाँ ले रहे हैं। ये कुछ टफ सवाल हैं, आपको इनको करना है, हमारा मकसद ही है आपकी टफ सवाल आसानी से कर पाएँ। जैसे कि ये सवाल आप देख पा रहे होंगे, आप इस सवाल में आप कुछ भी लगा लीजिए पहले और कोशिश कर लीजिए, फिर मैं आपको एक कंसेप्ट बताना चाहूँगा इस सवाल के माध्यम से। आपने पॉज किया, वीडियो करा होगा, नहीं बना, चलो मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ। कंसेप्ट क्या है? जैसे हमने कोई ट्राइंगल ले लिया, मान लो हमने ये ट्राइंगल ले लिया, ठीक है जी, ये ट्राइंगल हमने ले लिया, इसमें हमने यहाँ एक सर्कल बना दिया। मान लो ये 60 डिग्री था, ये 60 डिग्री था, तो इसका वाई सेक्टर जो होगा वो 30 डिग्री होगा। ये बात क्लियर है? ये 30 डिग्री और जो टेंजेंट है वो 90 डिग्री बनाता है, तो आपके पास ये 60 डिग्री हो गया। मान लो 30 डिग्री के सामने आपको भी पता है, अगर कोई ट्राइंगल हो, कुछ ये ट्राइंगल आप लेंगे, ऐसे लेंगे, ये 30 डिग्री है, तो 30 और ये आपकी √3 हो जाएगी। √3, ये 1, ये r है और ये 1 भी है और ये 2 है, तो यहाँ तक ये 3 हो गई। ये 1, ये 1। अगर मान लो इसके सामने आप कुछ इस प्रकार एक और ट्राइंगल बना देते हैं, होगा, है ना, ये 1 होगा, √3, तभी 1/2 होता है, तो ये √3 हो गई। ये अपने पास क्या हो गया, यहाँ मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, आपको चीज़ें समझ में आ जाएं जिससे आसानी से। जैसे मान लो अगर मैं इसको फर्दर और इंक्रीज़ करता हूँ कुछ इस प्रकार, तो ये भी अपना कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और इस वैल्यू इसकी भी √3। मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ, आपको समझने की कोशिश करनी है। अगर ये √3 है, ये 1 है, मतलब ये r है, तो ये भी r होगा, यहाँ तक r है, लेकिन वैल्यू आपको क्या दी है? वैल्यू आपको इसकी दी होती है 2r वैल्यू हो गई। अगर 1 की वैल्यू r है, 1 की वैल्यू r है, तो 2r की वैल्यू क्या, ये भी r, और इधर तक आ रहा है तो ये 2r। तो मतलब कि ये जो पोर्शन था हमारे पास, ये इस पोर्शन की हम बात करें तो ये भी r होगा, r + r 2r,
ये आर हो गया इधर, और ये बचा हुआ आर क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन। और ये वाले पोर्शन को हमें क्या बताया था कि ये हमारा पोर्शन था वो 2 + 1 था, यानी कि 3 था, आर की वैल्यू 3। ये बात क्लियर है ना, मतलब ये जो है इसकी वैल्यू 3 आ गई और इस आर की वैल्यू 1 थी। और अब आपको सवाल क्या आता है, अगर मान लो इसको ऐसे जोड़ दें, कैसे भी जोड़, मतलब सॉरी ये इसको ऐसे जोड़ दें, कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। किसी भी प्रकार आपको ट्राइंगल में बंद करके दे दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैं क्यों समझाना चाह रहा हूँ, किसी भी ट्राइंगल में, ज़रूरी नहीं है राइट एंगल ट्राइंगल में, लेकिन देखिए अब वो राइट एंगल ट्राइंगल ही क्यों होगा वो मैं आपको बताता हूँ। आप देखिए जैसे इस सवाल में उन्होंने कहा है, उन्होंने क्या कहा है कि BAC 60 है। अगर ये 60 है तो ऑब्वियस ही बात है ये 30 होगा, ये 90 होगा। अब वो आप कंसेप्ट लगा सकते हो, यहाँ से बिल्कुल लगा सकते हो 30 डिग्री वाला कंसेप्ट, ठीक है। तो अगर आप इसमें वो कंसेप्ट लगाएंगे तो आपको क्या मिलेगा कि ये जो छोटा सर्कल है वो उसकी 1 रेडियस होगी, इसकी 3 होगी। यही हमने यहाँ सीखा है, 1 और 3, छोटा और बड़े, ठीक है। तो आप यहाँ से अगर एरिया का रेशियो पूछ रहा है तो आप सिंपली बोल सकते हैं ना कि एरिया का रेशियो साइड जो रेडियस है और उसके स्क्वायर में होगा, तो इसकी एरिया होगी 1 रेशियो और इसका एरिया क्या होगा 9। ये बात क्लियर है? तो आंसर क्या आ जाएगा अपने पास 1:9, 1:9 का हमारे पास एरिया का रेशियो आ जाएगा। ये कंसेप्ट आपको समझ में आएगा, बाकी ये सवाल तो मैंने बस रेफरेंस के लिए लिया था। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। चलिए आज का सवाल, हमारा अगला सवाल स्क्रीन पर आप देख लीजिए। ये हमारा अगला सवाल है, कुछ इस प्रकार है। ये जो वही सवाल है जो मैं शिफ्टिंग आपसे बोलता रहता था कि मैं आपको एक बहुत ही खतरनाक, या आप जो सवाल आ चुका है CHSL में, उसमें आपको शिफ्टिंग यूज़ करके दिखाऊंगा। ओके चलिए, इस सवाल में थोड़ी गलती हुई है, यहाँ पर ये 90 है ना कि 80। तो आपने ये सवाल कर रखा होगा, अलग अलग तरीके से आपने देखा होगा। मैं बताता हूँ इसमें शिफ्टिंग कैसे करूँगा मैं। इस सवाल में अगर आप देखें, सवाल में कहा है कि जो DAB और CBA, मतलब ये और ये मिला के 90 डिग्री हैं, और BC जो है BC वो बराबर है AD के, BC बराबर है AD के। ये बात क्लियर है? और जो AB की वैल्यू है वो हमें 20 दी है और CD की वैल्यू वो हमें कितनी दी है 10। अगर आप इस चीज़ को, एक बात बताइए, मैंने आपको पॉइंट शिफ्टिंग सिखाई है, मैंने आपको पॉइंट की शिफ्टिंग सिखाई है, लाइन ट्राइंगल की शिफ्टिंग सिखाई है। तो आप इसमें क्या कीजिए, अगर आप इस पॉइंट को शिफ्ट कर देते हैं इधर उठा के, मतलब आप कुछ इस प्रकार बना देते हैं इसको ऐसे, देखिए, और फिर आप मज़ा देखिए। मान लो आप इसको एक ट्रेपेजियम बना देते हैं, DAB और ये पॉइंट C। आपसे कहा है कि जो BC है वो बराबर है AD के, अपोजिट साइड्स बराबर हैं, और इसकी लेंथ 10 है और इसकी 20 है, और आपसे इस चीज़ का एरिया पूछा है। ये तो बहुत आसान हो गया यार। कैसे आसान हो गया कि देखिए, ये अगर ट्रेपेजियम है तो ये हाफ होगा, ये 45 डिग्री होगा, ये भी 45 डिग्री होगा, क्योंकि ट्रेपेजियम में हाफ में बढ़ती है एंगल, जो एंगल हैं अगर एक ही लाइन पर एंगल हैं, जैसे ये एंगल हैं तो ये हाफ में बढ़ जाते हैं, ठीक है। अगर 90 था तो हाफ में बढ़ जाएंगे 45। और मान लो अगर आप इसको कुछ इस तरीके से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें यहाँ कुछ इस प्रकार, तो ये क्या हो जाएगा, ये अपने पास 10, ये भी 10 बच जाएगा, तो ये 5 बच जाएगा और ये भी 5 होगी इसकी लेंथ। तो आप देखिए, अगर 45 डिग्री ये है तो ये भी 45 डिग्री होगा, ये 5 है तो ये भी 5 होगा। बस सवाल आसान हो गया। अब आप इसमें ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या फॉर्मूला होता है? हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ जो साइड्स हैं वो। तो आप इनमें लगाएंगे तो ये 30, मतलब 10 + 30, और h क्या है वो आप देख लीजिए, 1/2 इंटू 5 इंटू 30, तो ये आपके पास हो जाएगा 15, 75, तो 75 इसका एरिया आ जाएगा। आपको ये चीज़ समझ में आई कि कितनी आसानी से हमने शिफ्टिंग में ये कर लिया। आप देखिए, मैंने जो आपको शिफ्टिंग सिखाई है वो क्यों सिखाई है, उसका आप यहाँ सिग्निफिकेंस देख पा रहे होंगे कि कितनी आसानी से हम ऐसे सवाल बहुत कम समय में कर पाते हैं, ठीक है। तो आप इसको एक तरीके से और कर सकते थे, इस ट्रायंगल को आप शिफ्ट कर देते इधर, वही एक ही बात है, शिफ्टिंग है, आप कैसे भी कर सकते हैं। अगर आप ये हाइट नहीं निकालना चाहते तो इसको शिफ्ट इधर कर देते, एक रेक्टेंगल बन जाता, तो आप मल्टीप्लाई कर लेते L/B करके, उसमें भी आपको ये 5 तो निकालना ही पड़ता है, ठीक है। चलिए, आज का हमारा अगला सवाल जो है वो कुछ इस प्रकार है कि ओके, ये हमारा आज का सवाल है, और इस सवाल में कह रहे हैं ये पार्टनरशिप
पे बेस सवाल है, ये सवाल काफ़ी आ रहे हैं तो उसी सवाल को हमने यहाँ लिया है। तो आप देखिए, आप पॉज कीजिए वीडियो को और करने की कोशिश कीजिए। अगर आपसे ये सवाल बन रहा है तो इट्स वेरी गुड, और अगर नहीं बन रहा है तो भी कोई बात नहीं, बिकॉज मैंने आपको बताया है कि ये सवाल वो हैं जो आसानी से नहीं होते। बाकी आपको थोड़ा लग सकता है क्योंकि बहुत ठंड है, आज बहुत ज़्यादा ठंड है तो थोड़ा दिक्कत जा रही है ठंड के वजह से। बाकी हमारा ये तो सीरीज़ चलती रही, आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए और मैं इस चीज़ को जारी रखने वाला हूँ। अब देखिए इस सवाल को किस प्रकार करेंगे। मान लो ABC है जो इस प्रकार कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपको ज़्यादा वैल्यू पे ध्यान नहीं देना, मैं आपको तरीका बताता हूँ क्या देखना है इन सब चीज़ों में। आपसे कह रहा है कि बाई पुटिंग B एज अ मैनेजर एंड इट गेट्स 12% ऑफ द बेनिफिट सेपरेटली, ठीक है, ड्यू टू बीइंग ऑक्सिलरी, ये स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक, ऑक्सिलरी मैनेजर रिसीव ए जो है वो ऑक्सिलरी मैनेजर है और वो 18% लेता है बेनिफिट्स के। द रिमेनिंग बेनिफिट्स इज डिवाइडेड इनटू कैपिटल रेशियो, इट हैज़ इफ सी हैज़ 7,000 फ्रॉम टोटल प्रॉफिट। अच्छा ओके, इन सवालों को आपको कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है इन सवालों को। जैसे मान लो कि जिन सवालों में सीधा सीधा प्रॉफिट दे रखा हो, तो आप क्या कीजिए इन सवालों में कि हमें क्या करना है, हम सीधा प्रॉफिट बांट देते हैं सबसे पहले उनके इन्वेस्टमेंट के रेशियो में। तो ये इन्वेस्टमेंट था इनका, ये बात क्लियर है आपको, मतलब कि टोटल वैल्यू कितनी थी, 6, 5, 11, 7, 18 हो रही थी टोटल वैल्यू, ठीक है। एक बात बताइए मुझे, लेकिन ये जो है इसको तो 30% कम मिलना चाहिए ना, क्योंकि 30% जो है वो ऑलरेडी A और B में डिवाइड हो गया, A और B में गया वो 30%, इसको नहीं मिलना चाहिए, लेकिन हमने क्या माना है, इसको पूरा 100% मिला है। तो इसमें से मान लो 5 का 30% कहाँ जाएगा था, जो ज़्यादा मिला है इन लोगों को 30%, वो आया तो कहीं ना कहीं इसके 30% से है, ये बात क्लियर है आपको, क्योंकि टोटल बराबर रहने वाला है। तो इसका अगर 30% हम 5 में से माइनस कर दें तो क्या बच जाएगा आपके पास, 3.5, 30% 0.5 इंटू 3, 1.5 माइनस करेंगे 3.5। अब आप देखिए कि इसका जो रियल वैल्यू है वो 3.5 है, और आपको सवाल में क्या दिया गया है, सवाल में आपको दिया गया है कि जो रियल वैल्यू है वो 7,000 है, ये आपको दिया गया है, प्रॉफिट जो है वो 7,000 है। तो C का अगर 7,000 है तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 35 दूनी 70, एक जीरो उधर जाएगा, तो ये हो गया अपने पास 2,000, एक की वैल्यू 2,000 रुपये है एक यूनिट की। अब आपसे पूछा है कि 18 की वैल्यू बताओ, टोटल वैल्यू पूछिए ना यार, टोटल वैल्यू पूछिए तो सिंपल हो गया ना, ये तो 18 इंटू 2 36,000 और 36,000 आंसर में, हाँ बिल्कुल है, ये हमारा आंसर होगा। तो कुछ इस प्रकार के सवाल हैं जो आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हो, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं है वैसे। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट्स पसंद आ रहे होंगे। ये काफ़ी मेहनत लगती है इन सवालों को करने में, समझने में, अच्छे छोटा तरीका लाने में आपके लिए। तो आई होप इन्जॉय कर रहे हैं आप ये सवाल, और अगर आपको मज़ा आ रहा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चीज़ों को सब्सक्राइब कीजिए, मोटिवेशन मिलता है हमको भी आपको भी। चलिए आज हम इस वीडियो में इतने ही सवाल रखते हैं, अगले आने वाले वीडियो में और सवाल लेंगे। आज यहीं पर रोकते हैं वीडियो। बाकी आपको चीज़ें अगर पसंद आ रही हैं, और ये जो सवाल मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाया है लास्ट में, ये सवाल हम अगले वीडियो में ले लेंगे, क्योंकि अभी समय ज़्यादा हो रहा है और मुझे कुछ और भी काम करने हैं। बाकी अगर आपको चीज़ समझ में आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। पेपर आपका कैसे निकलेगा वो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सारी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आपको पढ़ना है, सीखना है, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। आज का जो मैं हर बार आपसे वीडियो में बोलता हूँ, आज का जो समय है वो समय केवल कंसेप्ट यूज़ करके आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। ज़रूरी है कि आप कुछ चीज़ों को याद रखिए, जैसे कि कुछ सवाल ये सवाल जो आते हैं पेपर में उनको आप याद रख सकते हैं। बाकी टेक्निकल थोड़ा ग्लिच हो सकता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं उतना ज़्यादा अच्छा हूँ नहीं टेक्नोलॉजी में, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए बेस्ट चीज़ें लाएं, और हम कुछ सवाल कर चुके हैं उनको आप कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।